हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम कवर करेंगे जून 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। जून 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की आज की ये क्लास है। ये आपके उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आरपीएससी, एसएससी या फिर यूपीएससी द्वारा आयोजित किए जाती हैं, या फिर उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिसमें आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, कंटेंट के रिगार्डिंग आपको सिलेबस में दिया हुआ होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के रिगार्डिंग जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई है इसे कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको इस क्लास में देखने मिलेंगे। तो आज की क्लास में जो फर्स्ट यहाँ पर करंट अफेयर्स का फैक्ट कवर किया गया है वो कवर किया गया है मिस वर्ल्ड 2025 के रिगार्डिंग। हाल में आपने देखा होगा कि हैदराबाद के हाईटेक्स प्रदर्शनी सेंटर है, यहाँ पर मिस वर्ल्ड 2025 की प्रतियोगिता है, इसका आयोजन किया गया था। ये 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी और जिसमें इस मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जिन्होंने प्राप्त किया है वो रही है थाईलैंड की ओपल सुजाता चुवांगसी है। इनके द्वारा मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब प्राप्त करने में सफलता है वो हासिल की है और ये 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी। याद रखना है आपको कौन सी थी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, तो ये 72 यानी कि 72 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है वो आयोजित की गई थी। हाईटेक्स की 72वीं थी और हाईटेक्स के हैदराबाद के जो हाईटेक्स प्रदर्शनी सेंटर है यहाँ पर 31 मई 2025 को ये प्रतियोगिता है ये संपन्न हुई थी। इसमें टोटल 108 देशों की जो सुंदरियाँ हैं उनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट है वो किया गया था। भारत की ओर से देखें तो भारत की ओर से इसमें पार्टिसिपेट किया था नंदिनी गुप्ता ने, और नंदिनी गुप्ता है इनके द्वारा 108 देशों की जो कंटेस्टेंट्स के मुकाबला है इसमें टॉप 20 में ये पहुंची थी। हालांकि लेकिन ये टॉप 8 के जो प्रतियोगिताएं थी उनमें बाहर हो गई थी। टॉप 8 के जो मुकाबले में खड़ी हुई थी आपके अदर जो भी मिस वर्ल्ड या फिर हम बात करें प्रतियोगी, तो उनसे ये बाहर हो गई थी। अगर हम इस मिस वर्ल्ड 2025 की इस प्रतियोगिता के रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करें तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि मिस वर्ल्ड रनर अप रही थी इथोपिया की होस्ट डेरेज। मिस वर्ल्ड रनर अप के रूप में आपको देखने को मिलेगा इथोपिया की है और ये है होस्ट डेरेज है, इनके द्वारा ये खिताब है वो प्राप्त किया गया था। वहीं सेकंड रनर अप का खिताब है वो पोलैंड की माजदा क्लाजदा है, इनके द्वारा प्राप्त किया गया था। और थर्ड रनर अप के रूप में आपको याद रखना है मार्टिनिकी ओरेली जोआचिन, मार्टिनिकी है ओरेली जोआचिन, ये थर्ड रनर अप के रूप में रही थी। सेकंड रनर अप के रूप में पोलैंड की माजा क्लाजदा रही थी और मिस वर्ल्ड रनर अप के रूप में होस्ट डेरेज है, ये इथोपिया की होस्ट डेरेज है ये रही थी। और भारत की नंदिनी गुप्ता है ये टॉप 20 तक पहुंची थी, टॉप 8 में ये बाहर हो गई थी। मिस वर्ल्ड 2025 के इस फिनाले के दौरान जो इंडिया के अभिनेता है सोनू सूद को राणा दुगुबाती है उनके द्वारा मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है ये प्रदान किया गया था। तो हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन का अवार्ड है ये किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया है अभिनेता सोनू सूद को। मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 72 साल के इतिहास में ये तीसरी प्रतियोगिता है ये भारत में आयोजित की गई थी। इससे पहले 2 प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित की जा चुकी है। उसमें सबसे पहले थी 1996 में बेंगलोर में आयोजित की गई थी और 2024 में मुंबई में प्रतियोगिता है वो आयोजित की गई थी, और इस बार 2025 में ये प्रतियोगिता है ये हैदराबाद में आयोजित की गई है। तो ये 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी और इसमें थाईलैंड की ओपल सुजाता चुवांगसी है, इनके द्वारा मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब है वो प्राप्त किया गया है। तो ये थी मिस वर्ल्ड 2025 के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स की न्यूज़। अब हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल परिदृश्य के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स के फैक्ट जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो रहने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जो आपके यहाँ पर फैक्ट कवर किया गया है वो आपकी मानव विकास रिपोर्ट के रिगार्डिंग है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसके रिगार्डिंग फैक्ट आपके इकोनॉमी के सिलेबस में भी पूछा जा सकता है या फिर करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग में भी डाटा है वो पूछा जा सकता है। तो ये रिपोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। जो मानव विकास रिपोर्ट है या फिर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये भी हाल ही में इसके 2025 वाले डाटा जारी किए गए हैं और ये डाटा जारी किए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, यूएनडीपी है, यूएनडीपी द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर हम बात करें यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है
उसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट का नाम क्या है? मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। हाल ही में जो 2025 की रिपोर्ट जारी की गई थी, इसका टाइटल भी आपको याद रखना है। इसके टाइटल में एक इम्पोर्टेंट तो आपको कंसेप्ट याद रखनी है कि ये रिपोर्ट है वो एआई की रिगार्डिंग थी। अब इसका टोटल या फिर हम कंप्लीट टाइटल अगर हम बात करें तो वो आपको देखने मिलेगा, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। तो एज ऑफ एआई के रिगार्डिंग ये टाइटल आपको याद रखना है, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। इस रिपोर्ट में एसडीआई स्कोर है वो वर्ष 2023 के डाटा के आधार पर तैयार किया गया है। अगर हम बात करें एसडीआई की, तो एसडीआई के में 3 प्रमुख आधार है, उनके आधार पर ये रिपोर्ट है वो जारी की जाती है, जिसमें आपको फर्स्ट देखने मिलता है स्वास्थ्य। इसके ये 3 आधार हैं, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किन आधारों पर ये रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है। तो फर्स्ट इस रिपोर्ट में से फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने देखा कि रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम आपको याद रखना है यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम है यूएनडीपी। सेकंड, इसमें आपको फैक्ट याद रखना है कि ये कौन से आधार पर जारी की जाती है। तो 3 बेसिक इसमें आधार आपको याद रखने हैं। फर्स्ट आपको याद रखना है शिक्षा, देन आपको याद रखना है स्वास्थ्य, और थर्ड है इसमें जीवन स्तर। अब आपको स्वास्थ्य में याद रखना है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है वो इसमें इंक्लूड की जाती है। शिक्षा के रूप में अगर हम बात करें तो शिक्षा के रूप में इसमें 2 डाटा जारी किए जाते हैं। एक तो होता है स्कूल की जो शिक्षा है उसमें प्रत्याशित अवधि यानी अपेक्षित जो अवधि है वो उसके आधार पर डाटा जारी किए जाते हैं। दूसरे जारी किए जाते हैं औसत स्कूली शिक्षा अवधि के आधार पर। औसत स्कूली शिक्षा अवधि के आधार पर दूसरे डाटा है वो जारी किए जाते हैं। और जीवन स्तर के अकॉर्डिंग देखें तो जीवन स्तर के अकॉर्डिंग इसमें देखने मिलते हैं प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, पर कैपिटल जो इनकम है, जीएनआई है, राष्ट्रीय आय है, उसके आधार पर डाटा है वो जारी की जाते हैं। अगर 2025 की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2025 की इस रिपोर्ट में आइसलैंड है ये फर्स्ट स्थान पर आया था। वहीं अगर हम बात करें नॉर्वे और स्विट्जरलैंड की तो इनकी रैंक रही थी ज्वाइंट रूप से सेकंड इनकी रैंक रही थी। और सबसे लास्ट में इस रैंक में इस लिस्ट में रहा है वो है दक्षिणी सूडान, जो सबसे निचले स्थान पर देखने मिलेगा। तो फर्स्ट है आइसलैंड, और अगर हम बात करें दक्षिणी सूडान की तो दक्षिणी सूडान की रैंक रही थी 193, 193वीं रैंक है वो हासिल की है दक्षिणी सूडान ने। भारत की स्थिति की अगर हम बात करें इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में तो एसडीए में भारत ने में जो मानव विकास सूचकांक है इसमें अभी हाल ही में 2023 की रिपोर्ट में सुधार हुआ है। 2023 में मानव विकास सूचकांक में 3 स्थानों की प्रगति की है, जिससे वह 193 देशों में 130वें स्थान पर पहुंच गया है, जो 2022 में 133वें स्थान पर था। तो 2022 में इंडिया कहाँ पर था? 133वें स्थान पर था, और 2023 में पहुंच गया है 130वें स्थान पर। कितने देशों की टोटल जारी की गई? 193 देश इस रिपोर्ट में लिए गए हैं। सबसे लास्ट में आपको दक्षिणी सूडान का याद रखना है। फर्स्ट रैंक पर है आइसलैंड, सबसे लास्ट 193 पर है दक्षिणी सूडान। और इंडिया की बात करें तो इंडिया बांग्लादेश के साथ ज्वाइंट रूप से 130वें रैंक पर देखने मिलेगा। इंडिया 130 रैंक पर ही बांग्लादेश इसका स्थान हुआ है, 130 पर ही इंडिया का स्थान है वो इसमें आपको देखने मिलेगा। अगर हम भारत का एसडीआई स्कोर की बात करें तो भारत के 2023 का एसडीआई स्कोर है 0.685 0.685 है वो भारत ने 2023 में एसडीआई स्कोर प्राप्त किया है। वहीं 2022 में प्राप्त किया था 0.676 2022 का स्कोर था, और 2023 का स्कोर है 0.685। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है 0.685। भारत की अगर हम बात करें तो भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में देखने मिलेगा। उच्च मानव विकास की सीमा से कितनी दूर है? 0.700 के करीब है वो पहुंच गए हैं। तो वापस देखें भारत की स्थिति एसडीआई में इसमें देखने मिलेगी 2023 के मानव विकास सूचकांक में 193 देशों में 130वें स्थान पर पहुंच गया है, और 2022 में ये इसकी रैंक थी 133। तो 3 अंकों के इसमें सुधार हुआ है। एसडीआई स्कोर की बात करें तो 2023 का एसडीआई स्कोर है 0.685, वहीं 2022 का था 0.676। और इसमें भारत की अगर हम बात करें तो भारत है वो मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आपको देखने मिलेगा। भारत में लिंग असमानता है, इसमें भी हाल ही में कमी आई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में लिंग असमानता सूचकांक है GII है, इसमें भी सुधार हुआ है। 2022 में जहां पर भारत है वो 108वें स्थान पर था, वहीं 2023 में भारत है वो 102वें स्थान पर पहुंच गया है। तो जेंडर जो इनइक्वलिटी है उस इंडेक्स में भी भारत वाली स्थिति है इसमें सुधार हुआ है, और भारत है वो 102वें स्थान पर पहुंच गया है। ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है वो इसमें देखने मिलेगी।
सेकंड आपको देखने को मिलेगा जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा है वो 2023 में देखने मिलेगी 72 ईयर, 72 वर्ष है। 2023 में जो STA शुरू होने के बाद में उच्चतम आपको जीवन प्रत्याशा है वो इसमें देखने मिलेगी। अगर हम इनकम की बात करें तो भारत का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI है वो 2023 में कितना देखने मिलेगा, $9,047। $9,047 है, ये भारत का GNI है वो आपको 2023 में देखने मिलेगा। अगर हम बात करें शिक्षा की तो शिक्षा में अपेक्षित जो स्कूली वर्ष है वो 2022 में जहाँ पर 12.6 था, वहीं इस 2023 की रिपोर्ट में 13 वर्ष हो गया है। तो शिक्षा के जो अपेक्षित स्कूली वर्ष है इसमें भी सुधार हुआ है, और औसत स्कूली वर्ष के जो डाटा है ये भी इसमें भी सुधार हुआ है, ये भी कितना हो गया है, 6.9 वर्ष है हो गया है। तो शिक्षा के जो अपेक्षित स्कूली वर्ष है ये 12.6 से बढ़कर 13 वर्ष हो गए हैं, और औसत स्कूली शिक्षा वर्ष है ये 6.57 से बढ़कर 6.9 वर्ष हो गए हैं। वहीं भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति की बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति STI में बांग्लादेश की भारत के साथ ही 130वीं रैंक पर देखने मिलेगी। वहीं श्रीलंका है 89, चाइना है 78, भूटान है 125 रैंक पर आपको देखने मिलेगा, नेपाल है 145 और पाकिस्तान है 168वें स्थान पर देखने मिलेगा। तो भारत से नीचे तो आपको दो याद रखने हैं, नेपाल और पाकिस्तान। वहीं भारत से ऊपर है श्रीलंका, चाइना और भूटान, और भारत के इक्वल आपको देखने मिलेगा बांग्लादेश की रैंक है वो देखने मिलेगी। तो हमने बात करी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है वो रहती है इंडिया की। इसमें हमने स्थान देखा, रैंक देखी, वो थी 130, और लास्ट ईयर की तिथि 133 थी। और इस बार जो इंडिया के ह्यूमन डाटा का जो स्कोर किया गया है वो आपने देखा 0.685, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 0.685। और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था, ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इस रिपोर्ट का है कि भारत में अभी हाल ही में जो लिंग असमानता सूचकांक है या फिर इंडेक्स थी GII, इसमें भी सुधार हुआ है, और इसमें भारत की जो रैंक रही थी वो रही थी 102। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है वो है भारत और ब्रिटेन के मध्य हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता है, ये साइन किया गया है। तो ब्रेग्जिट के बाद में ब्रिटेन का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता ये अभी हाल में भारत के साथ किया गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये माना जा रहा है। और यह समझौता ये 3 सालों से इसकी बातचीत चल रही थी, और 3 सालों की बातचीत के बाद में हुआ है। इसका उद्देश्य आपको देखने मिलेगा दोनों देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना, टैरिफ को कम करना, और आर्थिक विकास की गति है इसको बढ़ावा देना। यह समझौता 2040 तक द्विपक्षीय व्यापार में 25.5 बिलियन पाउंड है, इसमें वृद्धि करेगा। हाल में कुछ जो शुल्क वगैरह थे, ड्यूटी चार्ज वगैरह थे, उनमें भी कटौती की गई है, जिसमें आपको देखने मिलेगा कि भारत ने ब्रिटिश विस्की पर आयात शुल्क है वो 150% से घटाकर 40% कर दिया है। तो भारत ने ब्रिटिश की जो विस्की थी उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी वो 150% थी, पहले 150% थी, उसको अब घटाकर कितना कर दिया है, 40% तक कर दिया है। वहीं जो ब्रिटिश कार थी जिन पर ड्यूटी लग रही थी आपके 100% लग रही थी, उन पर भी घटाकर कितना कर दिया है, 10% है वो कर दिया है। तो ब्रिटिश जो इम्पोर्ट है उन पर ड्यूटी कम होने से उनका इम्पोर्ट है वो बढ़ेगा। वहीं भारतीय वस्त्र, आभूषण, चमड़ा आदि पर UK द्वारा भी 99% के जो शुल्क प्रवेश है वो फ्री प्रवेश दिया है। तो भारत से अभी जो वस्त्र वगैरह है, आभूषण वगैरह है, चमड़ा है, इनका क्या होगा, एक्सपोर्ट है वो इससे बढ़ावा मिलेगा। अगर हम बात करें सेवा और निवेश के क्षेत्र में तो सेवा और निवेश में भी सहयोग होगा। डिजिटल व्यापार, बौद्धिक संपदा, सरकारी खरीद और श्रम और पर्यावरण के मानक है, इनको इसमें सेवा और निवेश वाले सहयोग में शामिल किया गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता, UK में अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय कर्मचारी है, इनको 3 वर्षों तक दोहरी सामाजिक सुरक्षा योगदान में छूट है वो मिलेगी। तो ये हमने देखी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हाल ही में भारत और ब्रिटेन है इसके द्वारा साइन किया गया है, और ब्रेग्जिट के बाद में ब्रिटेन द्वारा किसी भी अन्य देश के साथ किया गया सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट के रूप में अभी हाल में भारत ब्रिटेन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये देखा जा रहा है। नेक्स्ट है फोर्ब्स की जो 30 वाली जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाल ही में फोर्ब्स 30 ने अंडर 30 एशिया 2025 की रिपोर्ट जारी की गई है, और इसमें टोटल 10 श्रेणियाँ हैं वो ली गई हैं। टोटल 10 श्रेणी कौन कौन सी हैं, AI, कंज्यूमर एंड एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, मनोरंजन और खेल, वित्त और वेंचर कैपिटल, हेल्थ केयर, साइंस, उद्योग, विनिर्माण, ऊर्जा,
रिटेल, ई कॉमर्स, सामाजिक प्रभाव, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, विज्ञान और कला, विज्ञापन और कला। ये टोटल 10 श्रेणियाँ हैं वो इस रिपोर्ट में ली गई हैं। और इस रिपोर्ट के कुछ इम्पोर्टेंट परिणाम देखें तो इसमें देशों की हिस्सेदारी देखने में लगी। भारत में 94 प्रतिनिधियों के साथ शीर्ष स्थान है वो प्राप्त किया है, इसलिए ये रिपोर्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फोर्ब्स की जो 30 वाली रिपोर्ट है, अंडर 30 की एशिया रिपोर्ट 2025, इसमें भारत है ये फर्स्ट स्थान पर टॉप देखने मिलेगा। वहीं सेकंड प्राप्त को देखने मिलेगा ऑस्ट्रेलिया 32, चाइना थर्ड, चाइना इसमें रिपोर्ट में थर्ड रहा था। इस सूची में शामिल कुछ टोटल 94 कैंडिडेट्स में से इम्पोर्टेंट के रूप पर्सनैलिटी के रूप में आपको देखने मिलेगा। डी गुकेश है, ये शतरंज विश्व चैंपियन प्रतियोगिता है, इसमें इन्होंने हाल ही में खिताब प्राप्त किया था। अनन्या पांडे बॉलीवुड अभिनेत्री है, अनन्या पांडे। ईशान खट्टर अभिनेता है। शीतल देवी ये 17 वर्षीय पैरालंपिक तीरंदाज है, वो देखने मिलेगी। जिनाली मोदी है, ये सस्टेनेबल फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अन्य के रूप में आपको देखने मिलेगा आर प्रज्ञानंद, शतरंज प्लेयर है आर प्रज्ञानंद। पारुल चौधरी एथलेटिक्स है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, या फिर हम बात करें एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट नाम है वो आपको इसमें देखने मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर करंट अफेयर्स के फैक्टर के रूप में इम्पोर्टेंट एक रिपोर्ट है, वो है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2025, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 से। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को जारी करता है वाला जो संस्था है वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, उसके द्वारा ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2025 से ये जारी की गई है। और इस में हाल ही में टॉप स्थान किसने को मिला है? नॉर्वे है, ये शीर्ष स्थान पर है। ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसके 5 इंडिकेटर है, 5 संकेतक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 संकेतक कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपको देखने मिलेगा राजनीति, सेकंड है आर्थिक, थर्ड है विधायी, फोर्थ है सामाजिक सांस्कृतिक और फिफ्थ है सुरक्षा सूचक। तो इन 5 सूचकों के आधार पर ये रिपोर्ट है वो जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 180 देशों में से 160 में मीडिया आउटलेट वित्तीय स्थिरता है ये कठिनाई से प्राप्त कर रहे हैं और या फिर बिल्कुल भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि टोटल अगर 180 देश हैं उनमें से 160 में तो 180 देशों के जो डाटा है उनके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया कि 160 में तो मीडिया आउटलेट भी थी स्थिरता कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्कैंडिनेविया जो देश है वहाँ पर प्रेस स्वतंत्रता सूची है इसमें शीर्ष स्थान पर रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति यास अफवर्की है, इनका कठोर शासन वाला जो इरिट्रिया देश है वो प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया में सबसे कम स्वतंत्र देश के रूप में देखने मिलेगा। तो अफ्रीकी देश है इरिट्रिया, ये सबसे लास्ट है। और सबसे टॉप पर आपको देखने मिलेगा नॉर्वे, जहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता है वो आपको देखने मिलेगी। इंडिया की बात करें तो इंडिया इसमें देखने मिलेगा भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर देखने मिलेगा। भारत का स्कोर है 32.96 अंक। तो भारत ने 32.96 स्कोर के साथ 151वें स्थान है वो प्राप्त किया है। 151 है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में स्थान में वो प्राप्त किया है। पिछले वर्ष की तुलना में 8 रैंक है, इसमें ऊपर सुधार हुआ है। हमने देखा था इससे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें भी भारत ने अच्छा इम्प्रूवमेंट है वो किया है। उसमें भारत की रैंक थी 130 और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग देखने मिलेगी 151। विगत वर्ष के सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 159 है वो थी। इसमें 5 जो संकेतक है राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक सांस्कृतिक और सुरक्षा। भारतीय पड़ोसी देशों का स्कोर की अगर हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देश है चाइना 178। तो भारत से ऊपर तो मैक्सिमम है चाइना है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है और भारत से नीचे है चाइना, अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान और भूटान। और भारत से ऊपर आपको 3 देश देखने मिलेंगे, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। ये इंपॉर्टेंट है कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश है ये हमारे से ऊपर है। और इसके अलावा चाइना वगैरह है, चाइना की रैंक 178 है और भारत की कितनी है 151। तो भारत की चाइना के मुकाबले में प्रेस है उसमें काफ़ी अधिक स्वतंत्रता है वो आपको देखने मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ कवर की गई है वो है फोर्ब्स के रिगार्डिंग। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले
एथलीट्स है, इनके हाल में एक सूची जारी की गई थी और इस सूची के अकॉर्डिंग रोनाल्डो है, ये लगातार तीसरी बार टॉप स्थान पर है, वो देखने मिले हैं। तो 2025 की जो मई 2025 की फोर्ब्स की लिस्ट जारी की गई थी, इसमें विश्व की सबसे अधिक कमाई वाले एथलीट की सूची में फुटबॉलर सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ये इनका लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान है इन्होंने प्राप्त किया है। इसमें टॉप 10 में इंडिया का कोई भी प्लेयर है वो आपको नहीं देखने मिलेगा। फर्स्ट पर है पुर्तगाल के आपके फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इसमें टॉप पर आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग है और भारत ने अभी हाल ही में इस ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता है वो संभाली है। ये है भारत एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत ने संभाली है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अध्यक्षता। हाल ही में भारत ने वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन APU है, इसकी अध्यक्षता है वो आधिकारिक रूप से संभाल ली है। APU की अध्यक्षता है ये भारत द्वारा 20 से 22 मई 2025 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित शासी निकाय बैठक है, इसके 67वें सत्र के दौरान ग्रहण की है। भारत के अध्यक्ष के रूप में APU विजन 2030 को आगे बढ़ाने और ग्रीन उत्पादकता है, इसको 2.0 ढांचे है, इसको ग्रीन उत्पादकता का जो 2.0 ढांचा है इसको बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता है, इसकी पुष्टि भारत के द्वारा की है। APU की बात करें तो APU है ये टोक्यो में स्थित एक अंतर सरकारी निकाय है, वो देखने मिलेगा जो आपसी सहयोग और क्षमता निर्माण के मध्य एशिया प्रशांत क्षेत्र है, इसमें उत्पादकता को बढ़ावा देता है। 1961 में गठित इस निकाय में वर्तमान में टोटल 21 सदस्य देश है वो देखने मिलेंगे और इस 21 सदस्य देश में एक आपको नाम है वो भारत का भी देखने मिलेगा। भारत के अलावा इसमें चाइना भी है, पाकिस्तान भी आपको पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम भी इसमें देखने मिलेगा, नेपाल भी है इसमें शामिल है, श्रीलंका भी इसमें शामिल देखने मिलेगा। तो बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, ताइवान, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, कोरिया, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की और वियतनाम, इस प्रकार कुछ टोटल 21 सदस्य देश हैं ये APU में देखने को मिलेंगे। और इस APU की जो एशियाई प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी हाल ही में अध्यक्षता 2025-26 के लिए किसके द्वारा संभाली गई है? भारत के द्वारा संभाली गई है, या फिर इसका अध्यक्ष के रूप में जो अपॉइंट कौन हुआ है? भारत है वो हुआ है। नेक्स्ट है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन। हाल ही में 46वां आसियान शिखर सम्मेलन है, ये 26 से 27 मई 2025 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है यहाँ पर आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन की थीम थी समावेशिता और स्थिरता, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी है वो इस 46वें आसियान शिखर सम्मेलन है, इसकी थीम आपको देखने मिलेगी जो क्षेत्रीय एकता, आर्थिक सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित थी। समावेशिता और स्थिरता 46वें आसियान शिखर सम्मेलन है, इसकी आपको क्या देखने मिलेगी? थीम है वो देखने मिलेगी। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम है, इनकी अध्यक्षता में इस सम्मेलन में 2045 के आसियान सामुदायिक विजन है इसको अपनाया गया है और कुआलालंपुर घोषणा पत्र है ये जारी किया गया है। क्योंकि ये मीटिंग है या फिर 46वां आसियान शिखर सम्मेलन है, यह मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है यहाँ पर आयोजित किया गया था, इसलिए एक डिक्लेरेशन जारी किया गया है, उसका नाम भी क्या है? कुआलालंपुर डिक्लेरेशन या फिर घोषणा पत्र। साथ ही 2045 आसियान सामुदायिक विजन है इसको भी अपनाया गया है, जिसमें अगले 20 वर्षों के लिए आसियान देश हैं उनके विकास की योजनाएं और मार्गदर्शन राय है वो शामिल है। आसियान की बात करें तो आसियान में टोटल 10 मेंबर आपको देखने मिलेंगे। हाल ही में 11वें मेंबर के रूप में तिमोर लेस्ते का आपको नाम सुना होगा, तिमोर लेस्ते है, इसकी सदस्यता अभी हाल में दी गई है। तो अक्टूबर 2025 में ये एजे आसियान में 11वां सदस्य है वो शामिल होगा, जिससे इस संगठन है इसका विस्तार होगा। टोटल आसियान के 10 सदस्य वर्तमान में हैं, इनमें कौन कौन से देश हैं वो देख लेते हैं। आसियान के टोटल 10 सदस्य देश में एक आपको देखने मिलेगा ब्रुनई, सेकंड है कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये टोटल आसियान के कितने सदस्य देश हैं? 10 सदस्यीय देश आपको देखने मिलेंगे और 11वें सदस्य देश के रूप में जिसका चयन हुआ है ये अक्टूबर 2025 में इसका सदस्य बन जाएगा, ये है तिमोर लेस्ते। इस सम्मेलन के साथ ही सेकंड आसियान खाड़ी सहयोग परिषद GCC और आसियान GCC चीन शिखर सम्मेलन है ये भी आयोजित किए गए थे। सहयोग और विकास के नए अवसर हैं इन पर इसमें जोर दिया गया था। नेक्स्ट है
कालाजार उन्मूलन है, इसके लिए हाल ही में 6 अफ्रीकी देश हैं, इनके द्वारा एक एग्रीमेंट है, ये साइन किया गया है। तो एक MOU साइन किया गया 6 अफ्रीकी देशों द्वारा। 6 अफ्रीकी देश कौन कौन से हैं? चाड, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, दक्षिणी सूडान और सूडान और दक्षिणी सूडान, साथ ही सोमालिया, चाड, जिबूती, इथियोपिया है, इनके द्वारा कालाजार है। कालाजार जो एक विसराल लिस्मानियसिस नामक एक बैक्टीरिया है, उसके द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, एक अनडिटेड प्रकार की डिजीज है जिसकी मृत्यु दर है वो सर्वाधिक है। तो इसको कम करने के लिए हाल में एक एग्रीमेंट है, वो 6 अफ्रीकी देशों द्वारा साइन किया गया है। तो एक इस प्रकार के इस एग्रीमेंट से जिनेवा, ये एग्रीमेंट है, ये कहाँ पर साइन किया गया है वो देख लेते हैं। ये एग्रीमेंट ज्ञापन है, MOU है, ये जिनेवा में आयोजित 78वें जो विश्व स्वास्थ्य सभा है इसके दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में ये साइन किया गया है। और कालाजार के रिगार्डिंग बात करें तो कालाजार है ये विसराल लिस्मानियसिस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को में से एक आपको देखने मिलेगा जिसकी मृत्यु दर सर्वाधिक है। NDT क्या होता है? NDT है ये WHO द्वारा परिभाषित बीमारियों का एक समूह है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आबादी के वंचित वर्ग है उनको प्रभावित करता है। तो NDT है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। NDT WHO द्वारा परिभाषित बीमारियों का एक ग्रुप है, बीमारियों का ग्रुप जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आबादी के वंचित वर्ग है उनको प्रभावित करता है। और उन्हीं बीमारियों के ग्रुप में से एक है कालाजार जो विसराल लिस्मानियस के द्वारा फैलती है और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक मृत्यु दर का कारण बनती है। अगर हम बात करें अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट की तो उसमें आपको देखने मिलेगा ड्रग फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव है D&DI, इसके अकॉर्डिंग इस बीमारी से सर्वाधिक 70% से अधिक वैश्विक बोझ है वो पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र में आपको देखने मिलेगा। जो कालाजार बीमारी है इसका 70% से अधिक आपको देखने मिलेगा, जो अधिक बीमार जिसमें बीमारी क्षेत्र में देखने मिलेगी वो आपके पूरी अफ्रीकी क्षेत्र है वो देखने मिलेगा, जहाँ प्रभावित लोगों में से आधे 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और ये डाटा किसके द्वारा बताए गए हैं? ड्रग फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव है, उसके द्वारा ये डाटा जारी किए गए हैं। मई 2025 तक 56 देशों ने वैश्विक स्तर पर कम से कम एक NDT को समाप्त कर दिया है, जिसमें टोगो 4 NDT और बेनिन, घाना, भारत है, उन्होंने 3 NDT है इनको समाप्त किया। NDT हमने देखा कि NDT है वो WHO द्वारा परिभाषित उन बीमारियों का ग्रुप है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वंचित वर्ग है उनको सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो इनमें से भारत के द्वारा भी 3 NDT हैं, उनको समाप्त करने की घोषणा है वो 2025 में की गई है। इंटरनेशनल के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ देखें तो उसमें आपको फर्स्ट यहाँ पर बताई गई है। हाल ही में कनाडा के संसदीय चुनाव है, इसमें लिबरल पार्टी है, इसके द्वारा जीत हासिल की गई है और लिबरल पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है जिसके परिणाम स्वरूप मार्क कार्नी है, ये यहाँ के कनाडा के नए प्रधानमंत्री है वो बन गए हैं। तो मार्क कार्नी बने हैं कनाडा के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है अंगोला IS से जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसमें 123वें सदस्य है वो बना है। तो 123वां सदस्य देश कौन सा बना है? अंगोला है, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य देश बना है। और ये जानकारी है वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंगोला की प्रतिबद्धता वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा के सहयोग को दर्शाती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये 2015 में ये साइन किया गया था भारत और फ्रांस के सहयोग द्वारा। भारत और फ्रांस के द्वारा 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन है, इसके दौरान एक ये पहल है ये स्टार्ट की गई थी COP21 के दौरान। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र है, सौर ऊर्जा है उसको उपयोग को बढ़ावा देना। सदस्य देश हैं उनमें सौर ऊर्जा की तैनाती के लिए वित्तीय तकनीकी सहायता है ये जुटाना। ISA का मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में आपको देखने मिलेगा। तो ये हाल ही में इस IS है इसका मुख्यालय तो आपको देखने मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा। और 2015 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। हाल ही में 123वें सदस्य देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? अंगोला। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के रिगार्डिंग। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है NDT है, इसमें अल्जीरिया है इसको एक सदस्य देश के रूप में शामिल किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सदस्य देश इस में मैगजीन में बताया गया, जैसे कि अंगोला है ये 123वां सदस्य देश बना है किसका? आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। साथ ही हमने आसियान शिखर सम्मेलन में रिगार्डिंग में देखा था कि आसियान में 11वां सदस्य देश है, उसके रिगार्डिंग घोषणा की गई है कि अक्टूबर 2025 में
आसियान का 11वां सदस्य देश बनने वाला है तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते ये आसियान का 11वां सदस्य देश बनेगा। वहीं न्यू डेवलपमेंट जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं उनके द्वारा स्थापित किया गया है एक बैंक है, और इसमें एक मेंबर के रूप में हाल ही में चयन किया गया है या शामिल किया गया है, वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया ने 19 मई 2025 को बैंक की सदस्यता के लिए प्रवेश पत्र जमा करा दिया है, और जिससे वह बैंक का नवीनतम सदस्य बन गया है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के रिगार्डिंग बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में समूह सदस्य देशों की विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए की गई थी। तो 2015 में ये एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट है, इसकी स्थापना की गई है। 2015 में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, भारत और फ्रांस के सहयोग से स्थापना की गई थी, 2015 में ही किया गया था साइन। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 6 नई कृषि विरासत प्रणाली है, इनको मान्यता दी गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FPO है उसके द्वारा FAO के द्वारा 21 मई 2025 को 6 नई वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली हैं, इनको मान्यता दी गई है। उसमें चीन की 3 प्रणालियां हैं, और इसके अलावा 3 अन्य प्रणाली जापान, मेक्सिको और इटली की आपको देखने मिलेगी। चीन की बात करें तो चीन की 3 प्रणालियों में एक तो आपको देखने मिलेगी मोती की मिश्रित प्रणाली, एक आपको सफ़ेद चाय संस्कृति प्रणाली देखने मिलेगी, एक आपको देखने मिलेगी प्राचीन नाशपाती उद्यान प्रणाली है वो देखने मिलेगी। तो ये 3 प्रणालियाँ चाइना की रिगार्डिंग बताई गई है, और 3 अदर जापान, मेक्सिको और इटली की थी। इस प्रकार टोटल 6 नई कृषि विरासत प्रणाली हैं, वो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO है इसमें शामिल की गई है। तो ये हमने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट देखे आपके इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमारे जो यहाँ पर फैक्ट बताए गए हैं वो राष्ट्रीय परिदृश्य के रिगार्डिंग बताए गए हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य के रिगार्डिंग देखें तो राष्ट्रीय परिदृश्य में यहाँ पर फर्स्ट करंट अफेयर के फैक्ट के रूप में कवर किया गया है वो है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर है ये पहलगाम अटैक के बाद में भारत के द्वारा संचालित किया गया था आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, या फिर आतंकवाद के खिलाफ एक उच्च सटीक सैन्य प्रणाली प्रतिक्रिया के रूप में देखें तो ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये देखने मिलता है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक पर प्रहार वर्तमान में ज्वलंत जो वर्तमान में लास्ट मंथ में देखने मिलता है ऑपरेशन सिंदूर, ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की नवीनतम उच्च सटीक सैन्य प्रणाली है। इसका अकाट्य और अतुलनीय उदाहरण है वो देखने मिलेगा जिसे क्रूर पहलगाम हमले के बाद में शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि देखें तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम है, इसके बेसर में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोग हैं, इनकी डेथ हो गई थी। 25 पर्यटक और एक स्थानीय युवक है, इनकी हत्या कर दी गई थी। पहलगाम हमला उस दौरान हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे। वही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ये सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए थे। उस दौरान पहलगाम है यहाँ पर अटैक किया गया था आतंकियों द्वारा, और इसमें भारत के 26 जो लोग हैं इनकी हत्या कर दी गई थी निर्मम तरीके से, बिना किसी रीज़न के और बिना किसी पूर्व सूचना के इस प्रकार के अटैक होने से ये एक टूरिज्म पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। बड़ा वैसे भी आतंकी है वो सूचना देकर तो अटैक करते नहीं। तो इस अटैक से भारत ने इस जो प्रतिक्रिया की थी वो थी ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो संधि की साइन की गई थी 1960 में, सिंधु जल संधि है, उसको भी प्रति उत्तर के रूप में इसको भी स्थगित कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान में ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है और उन आतंकी कृत्यों को किसी प्रकार की लगाम वगैरह है वो नहीं करता, उनको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करवाता है, उनको प्लेस प्रोवाइड करवाता है। तो इस वजह से भारत के द्वारा सिंधु जल संधि है इसको भी स्थगित है वो कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का आगाज देखें तो ऑपरेशन सिंदूर है ये 6 से 7 मई 2025 को रात में उच्च सटीक सैन्य अभियान के रूप में लॉन्च किया गया था, और भारतीय रक्षा बलों के द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 आतंकी बुनियादी ढांचे हैं, इनको नेस्ताबूद किया गया था, उनको ठिकाना बनाया गया था। यहाँ पर कुछ उन सर्जिकल जो स्ट्राइक जहाँ जिन इलाकों में की गई थी उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। इस ऑपरेशन की जानकारी है वो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, उन्होंने विदेश सचिव विक्रम सिंह मिस्त्री के साथ दुनिया के समक्ष रखी थी। भारत की इस स्ट्राइक के खिलाफ पाकिस्तान ने भी 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों ड्रोन और शाहीन, फतेह 1 और PL-15 जैसी मिसाइल हैं उनसे हमला किया था। पाकिस्तान ने इस
जो कार्रवाई है उसको नाम दिया था ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, यानी कि शीशे की जैसे मजबूत दीवार। भारत ने जो नाम दिया गया था वो था ऑपरेशन सिंदूर, और पाकिस्तान के द्वारा जो नाम दिया गया था वो था ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। पाकिस्तानी एयरफोर्स का लगभग 20% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस कार्रवाई से तबाह हो गया था। भारत के द्वारा इस सैन्य प्रणाली में एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, इसने पूर्णतः पाकिस्तानी सैन्य मिसाइल का जो अटैक हुआ था उसको पूर्णतः नाकाम कर दिया गया था। भारत ने स्वदेशी आकाश तीर और रूस से आयातित S-400 जैसे रक्षा प्रणाली है इनको अपनाया था। इनकी इस पूरे के ऑपरेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका है वो आपको देखने मिलेगी। भारत के द्वारा जो इस एक पहाड़ी को जिसको निशाना बनाया गया था, या फिर हम बात करें कि एक इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक पहाड़ी जो न्यूज़ में रही थी वो थी किराना पहाड़ी। किराना पहाड़ी है वो इस ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर काफ़ी अधिक न्यूज़ में रही थी। इसकी वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरगोंदा के पास स्थित किराना पहाड़ी है, यहाँ पर भारत की स्ट्राइक से यहाँ पर जो परमाणु रेडिएशन फैलने और पाकिस्तान के परमाणु हथियार के नष्ट किए जाने की अपुष्ट खबरें हैं वो मीडिया में चर्चित रही थी। तो इस प्रकार की खबरों की वजह से ये किराना हिल्स है ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी। किराना हिल्स है ये पाकिस्तान में है, और वहाँ पर पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं उनके और परमाणु रेडिएशन है इनके फैलने की न्यूज़ है वो काफ़ी अधिक चर्चा में रही थी। तो उस वजह से किराना हिल्स है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जातीय जनगणना 2025। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसके द्वारा जातीय जनगणना 2025 करवाने का फैसला है वो लिया है, और भारत में यह पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है इनका यूज किया जाएगा। इस जातीय जनगणना है इसकी जनगणना और जातिगत गणना है ये सितंबर 2025 से शुरू होने की संभावना है, और आंकड़े हैं इसके 2026 और 2027 तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है वो देखने मिलती है। अगर हम बात करें जातीय जनगणना की रिगार्डिंग कुछ ऐतिहासिक फैक्ट के रिगार्डिंग, तो आपको देखने मिलेगा कि सबसे पहले जो अंतिम विस्तृत जातीय जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। ब्रिटिश कार्यकाल में 1881 में से 1931 तक जनगणना की जाति की आधार पर जानकारी है वो ली गई थी। 1881 से 1931 तक। 1951 से भारत में जनगणना में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST है इनके डाटा है वो शामिल किए जा रहे थे। OBC के डाटा है उनको दर्ज नहीं किया जा रहा था 1951 से। मंडल आयोग की रिपोर्ट थी OBC के रिगार्डिंग डाटा शामिल किए जाने के रिगार्डिंग, तो वो 1979 की मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर OBC वर्ग की जनसंख्या 52% अनुमानित की गई थी, और जातीय आंकड़ों के अभाव में अस्पष्ट बनी हुई वर्तमान में ये जो डाटा है ये भी अस्पष्ट देखने मिलेगा। 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना SECC उसके जातिगत डेटा एकत्रित किए गए थे, लेकिन उनको अधिकांशतः अप्रकाशित रखा गया था जिससे इसका नीतिगत प्रभाव है वो सीमित क्षेत्र में आपको देखने मिलेगा। तो ये जातीय जनगणना की हमने ऐतिहासिक परिभूमिका है ये पृष्ठभूमि है वो हमने देखी। जनगणना का संचालन है पहली समन्वित जनगणना है वो 1881 में प्लोडेन भारत के तत्कालीन जनगणना आयुक्त हैं उनके द्वारा की गई थी, और वर्तमान में इसका संचालन है वो गृह मंत्रालय द्वारा भारत के महारजिस्टर और जनगणना आयुक्त है उनके माध्यम से इस जातीय जनगणना है इसका संचालन है वो किया जा रहा है। कानूनी ढांचे की रिगार्डिंग बात करें तो भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 बना हुआ है, और यह अधिनियम जनगणना की जो आवृत्ति है 10 वर्षीय उसको अनिवार्य नहीं करता, बल्कि एक स्थापित परिपाटी परंपरा मानता है कि 10 वर्षीय ये जनगणना है कि आयोजित की जाएगी। हमने देखा कि लास्ट जो जनगणना की गई थी वो 2011 के सेंसस है वो आपको डाटा देखने मिलेंगे। उसके बाद में जो कोविड की वजह से ये जातीय जनगणना है ये, या फिर हम बोल रहे हैं जाति नहीं सॉरी कंप्लीट जो जनगणना वाले डाटा है वो डिले हो गए थे। वर्तमान में जो जनगणना के डाटा जारी किए जा रहे हैं उसमें जातीय जनगणना है वो भी करवाई जाएगी और उसके डाटा है वो भी रिलीज किए जाएंगे। अगर हम संविधान के अकॉर्डिंग जनगणना की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 है उसमें जनगणना संघ का विषय है वो आपको देखने मिलेगा। आर्टिकल 246 में जनगणना है ये संघ सेक्टर है संघीय क्षेत्र है इसका विषय है वो आपको देखने मिलेगा। जो 7वीं अनुसूची में संघ सूची है इसमें 69वें स्थान पर आपको देखने मिलेगा। तो ये अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना है ये संघ सूची का विषय है, और संघ सूची में इसकी जो संघ सूची की जो लिस्ट बनी हुई है आपने देखा होगा कि 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट बनी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है उसमें 69वें स्थान पर आपको जनगणना है ये देखने मिलेगी।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में जो 2025 में जो जनगणना की जा रही है उसमें जातीय जनगणना की रिगार्डिंग भी केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा पुष्टि की गई है, उसको भी मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आपको देखने मिलेगा राष्ट्रीय राइट्स ऑफ। हाल ही में राष्ट्रीय राइट्स ऑफ है, इसमें पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 है, इसका शुभारंभ किया गया है। मई 2025 में नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 2 दिवसीय राष्ट्रीय राइट्स ऑफ का आयोजन किया गया, जिसमें PAI 2.0 औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। और यह पहल ग्राम पंचायत को डेटा आधारित शासन और समावेशी सतत विकास के लिए सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आपको देखने मिलेगी। PAI 2.0 है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताओं की बात करें तो इसमें सूचकांक है उनमें कमी की गई है। PAI 1.0 है, उसमें 516 सूचकांक है वो इंडेक्स शामिल थे, उन्हें PAI 2.0 में घटा कर किया दिया है, 147 है ये कर दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि PAI 2.0 है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स वगैरह हैं इनकी संख्या में कमी की गई है। PAI 1.0 था उसमें 516 इंडेक्स थे, वही PAI 2.0 है, इसमें कितने हैं इंडिकेटर शामिल किए गए हैं 147। पहले वाले में कितने थे 516 इंडिकेटर थे, सूचकांक थे, और अभी कितने हैं 147 147 है, जिससे डेटा संग्रहण का बोझ कम होगा और गुणवत्ता है इसमें भी सुधार है वो देखने मिलेगा। साथ ही डेटा एकत्रीकरण, इसके विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय और विभाग हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय पोर्टल से डेटा को संचालित और एकीकरण है वो किया जाएगा। एक पोर्टल इंटरफेस है वो लॉन्च तैयार किया गया है, मोबाइल अनुकूल और यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड है, इसके साथ ही इसको तैयार किया गया जो उपयोगिता है उनको बेहतर अनुभव प्राप्त हो। इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बताए गए हैं। साथ ही इसमें जो ग्राम पंचायत है उनको 5 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट और बिगिनर। तो इस प्रकार 5 श्रेणियों के आधार पर जो PAI 2.0 है इसका शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय राइट्स ऑफ है, इसमें पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0, इसका नई दिल्ली में अम्बेडकर जो जयंती थी इस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम में इस सूचकांक है, या फिर हम बात करें पंचायत उन्नति सूचकांक PAI, इसके शुभारंभ किया गया है। तो आज की क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट आपके इंटरनेशनल फैक्ट कवर, करंट अफेयर्स के इंटरनेशनल फैक्ट हैं उनको कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। तो आई होप आपके लिए ये एक क्लास है ये काफ़ी हेल्पफुल है, ये रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।